नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को प्रदेश की जनता को 828 करोड़ की 5 चिकित्सा परियोजनाओं की सौगात दी है। भरतपुर एवं भीलवाड़ा में नए मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया गया है। वहीं बीकानेर, उदयपुर और कोटा में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी जुड़े। कोटा और बीकानेर के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के निर्माण पर 150 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यह ब्लॉक अत्याधुनिक तकनीक के साथ तैयार किए गए। इस अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार का हमें बराबर सहयोग मिला है, लेकिन हमारी मांग है कि राजस्थान के 3 जिले प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद जो मेडिकल कॉलेज से वंचित है, उन्हें भी केंद्र सरकार यह सौगात दे। चिकित्सा स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा कि केंद्र सरकार ने परियोजनाओं में हिस्सेदारी को कम कर दिया है। ऐसे में मेरा आग्रह है कि चिकित्सा एवं शिक्षा क्षेत्र की योजनाओं में 75:25 की हिस्सेदारी को केंद्र सरकार फिर से लागू करे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना काल ने केंद्र और राज्य की वित्तीय स्थिति को डगमगा दिया है। ऐसे में हम केंद्र से आग्रह करते हैं कि चाहे राज्य में सरकार किसी की भी हो, केंद्र सरकार उसको वित्तीय सहायता प्रदान करे। हमारे पास कोरोना की जंग लड़ने के जो संसाधन हैं, उनका हम पूरा उपयोग कर रहे हैं। इस जंग में जीवन और आजीविका दोनों बचाने की मुहिम में जुटे हैं। चिकित्सा परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान गहलोत ने कहा कि हमारे कोरोना के प्रबंधन को सभी ने सराहा है। ऐसे में आगे भी हम कोई कमी नहीं रखेंगे। कोरोना के कारण लॉकडाउन से राज्य की राजस्व आमदनी काफी घट गई है। बड़ी मुश्किल से अब 40% तक पहुंची है। केंद्र सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज जारी किया है, वह लोन आधारित होने से राज्यों का भला होने वाला नहीं है। ऐसे में मैं आग्रह करता हूं कि केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय सहायता देने पर गौर करे। हमने पहले भी प्रधानमंत्री के साथ वीसी में इस बात का जिक्र किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 3 जिलों राजसमंद, प्रतापगढ़ और जालोर में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति देने की भी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मांग की। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मोदी सरकार ने गत 6 साल में जनता से जुड़े विकास कार्यों में किसी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है, चाहे राज्य में किसी भी दल की सरकार क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने राजस्थान को सर्वाधिक 15 मेडिकल कॉलेज दिए, इतने कॉलेज किसी भी राज्य को नहीं दिए गए हैं। भरतपुर और भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण समारोह के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल किले से यह ऐलान किया था कि देश के हर कोने में एम्स और मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। उसी मंशा के साथ 2003 से यह शुरुआत हुई है। सरकार चाहे किसी की भी हो, इस पर प्रगति जारी रही। हर्षवर्धन ने केंद्र सरकार की आगामी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह से देश ने चेचक और पोलियो को विदाई दी है, उसी तरह मोदी सरकार 2025 तक टीबी को खत्म करना चाहती है। इस मुहिम में राज्य सरकारों को अहम भूमिका निभानी होगी। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि प्रदेश की चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने के लिए अब राजस्थान सरकार हर विधानसभा के अंदर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलेगी और उसे चिकित्सा की हर संभव सेवाओं के साथ शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अब रोजाना 51,000 से ज्यादा कोरोना जांच की क्षमता विकसित हो गई है। वर्तमान में रोजाना तकरीबन 34,000 जांचें हो रही है। अमेरिका से 13 करोड़ रुपए में खरीदी जा रही 2 कोबास 8,800 मशीनें अब जल्द ही राजस्थान को मिलने जा रही है। इनमें से एक मशीन 28 अगस्त को राजस्थान पहुंच जाएगी, वहीं दूसरी मशीन अक्टूबर में आएगी। इन मशीनों के आने के बाद राजस्थान में रोजाना 60,000 से ज्यादा जांचें की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में फिलहाल कुल जांचों में से 3.4% लोग ही कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं, जो कि पूरे भारत में सबसे कम है। प्रदेश की रिकवरी रेट 80% के आसपास है, वहीं मृत्यु दर भी 1% के आसपास है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा का जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। भाजपा नेता केवल प्रोपेगेंडा करते हैं। केंद्र सरकार ने युवाओं, किसानों और आम लोगों से किए वादों को नहीं निभाया। डोटासरा ने कहा कि विधानसभा में भाजपा के पास जनता से जुड़े मुद्दे उठाने का मौका था,
लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। भाजपा नेता जब खुद की पार्टी के अंदर की लड़ाई को नहीं मिटा पा रहे हैं, तो वे जनता के लिए क्या बात करेंगे। राजस्थान में भाजपा कई टुकड़ों में बंटी हुई है। आज तक पौने 2 साल में एक भी मुद्दा ऐसा नहीं रख पाए जो हमारी सरकार के खिलाफ हो। भाजपा को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। डोटासरा ने कहा कि पिछले 1.5 साल में मोदी सरकार ने महंगाई, किसानों को लागत का 1.5 गुना देने, नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देने का वादा पूरा करने के लिए कुछ नहीं किया। उल्टे 2 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। केंद्र सरकार के वादों को पूरा नहीं कर पाने पर जवाबदेही से बचने के लिए भाजपा नेता हमारी सरकार की आलोचना करने में लगे हुए हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे विभागीय योजनाओं से संबंधित लंबित कार्यों को त्वरित पूरा करें। उन्होंने वोकेशनल एजुकेशन के अंतर्गत प्लेसमेंट एजेंसी को एमओयू के तहत भुगतान त्वरित करने के साथ ही प्रदेश में आईसीटी लैब से संबंधित कार्यों को भी प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सभी स्तरों पर अधिकारी सुनिश्चित करें। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। डोटासरा ने शिक्षा संकुल में समग्र शिक्षा अभियान की विशेष समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कंप्यूटर शिक्षा इस समय की सर्वाधिक प्राथमिकता है। कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षण के साथ ही विद्यार्थियों को ई-कंटेंट उपलब्ध कराने आदि में आईसीटी लैब की निकट भविष्य में भी विशेष भूमिका रहनी है। उन्होंने विद्यार्थी हित में योजनाओं को प्रभावी रूप में क्रियान्वयन के भी निर्देश दिए हैं। डोटासरा ने समग्र शिक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन की समीक्षा की और कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता है। बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों का मामला एक बार फिर हाईकोर्ट पहुंच गया है। अधिवक्ता हेमंत नाहटा की ओर से दायर की गई इस जनहित याचिका पर बुधवार हाईकोर्ट की खंडपीठ में सुनवाई हुई। इसके बाद याचिका पर सुनवाई 2 सितंबर तक टल गई। याचिका में विधानसभा में दलीय स्थिति परिवर्तन को चुनौती दी गई है। वहीं इस याचिका में यह भी गुहार की गई है कि विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले में भी कोर्ट फैसला ले। बता दें कि बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में हाई कोर्ट की एकल पीठ ने 2 दिन पहले ही 2 याचिकाओं को निस्तारित कर अपना फैसला सुनाया था। बसपा और बीजेपी विधायक मदन दिलावर की याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई कर ऑनलाइन सुनाए गए अपने फैसले में कहा था कि स्पीकर ही इस मामले की सुनवाई करे। इसके साथ ही कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर को कहा था कि वे 3 महीने में इस मामले में सुनवाई कर फैसला करें। वहीं कोर्ट ने स्पीकर के 22 जुलाई के फैसले को रद्द कर दिया था। राजस्थान हाईकोर्ट ने SC/ST अधिनियम के तहत दर्ज होने वाली एफआईआर में गिरफ्तारी को अनिवार्य करने के संबंध में एडीजी सिविल राइट्स रवि प्रकाश मेहरडा की ओर से जारी परिपत्र को लेकर मुख्य सचिव डीजीपी और एडीजी सिविल राइट्स रवि प्रकाश मेहरडा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश CK सोनगरा की खंडपीठ ने यह आदेश समता आंदोलन समिति की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि एडीजी सिविल राइट्स ने गत 29 मई को एक परिपत्र जारी कर ST/SC उत्पीड़न के मामलों में गिरफ्तारी को अनिवार्य करने के संबंध में दिशानिर्देश दिए थे। इसके अलावा परिपत्र में ST/SC के मामलों में CRPC के प्रावधान लागू नहीं होने के संबंध में भी कहा गया था। जबकि सरकार 17 अगस्त 2018 को संशोधन अधिनियम में मान चुकी है कि SC/ST एक्ट में CRPC के प्रावधान लागू होते हैं। इसके अलावा डीजीपी भी वर्ष 2015 में परिपत्र जारी कर गिरफ्तारी से पहले 41A का नोटिस देने के संबंध में दिशानिर्देश दे चुके हैं। याचिका में कहा गया कि मेहरडा ने स्वार्थवश यह परिपत्र जारी किया है। ऐसे में परिपत्र को रद्द किया जाए। इलेट्स टेक्नोमीडिया द्वारा बुधवार को तृतीय वार्षिक नेशनल हाउसिंग समिट एंड अवार्ड्स का वर्चुअल आयोजन किया गया। राजस्थान आवासन मंडल आयुक्त पवन अरोड़ा को जयपुर के इंदिरा गांधी नगर आवासीय योजना में किए गए विकास कार्यों के लिए नेशनल हाउसिंग अवार्ड दिया गया। इस समिट का उद्घाटन भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य विभाग के सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा और महाराष्ट्र के मुख्य सचिव संजय कुमार ने किया। कार्यक्रम में भारत सरकार के साथ साथ विभिन्न राज्यों के उच्च सरकारी अधिकारियों ने वक्ता के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में देश विदेश से हजारों इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, सरकार कर्मचारी, हाउसिंग सेक्टर से जुड़े प्रोफेशनल्स ने वर्चुअल तरीके से भाग लिया। लॉकडाउन के दौरान विभिन्न राज्यों से तथा एक जिले से दूसरे जिले में आए प्रवासी बाल श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत इन बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।
बाल आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने कहा कि राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के सहयोग से बाल श्रमिकों को बाल श्रम से मुक्त करने और उनके पुनर्वास की कवायद की जा रही है। उन्होंने कहा कि वेबिनार के माध्यम से भी पुनर्वास के लिए सदस्य और सरकार के अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। इसके साथ ही गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार के बाल आयोग में पुलिस अधिकारियों के साथ भी बाल श्रम को रोकने के लिए चर्चा नियमित रूप से की जा रही है, ताकि वहां से आने वाले बाल श्रमिकों को वहीं पर रोका जा सके। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नवीन जैन की अध्यक्षता में फैक्ट्री एक्ट को लेकर बैठक हुई। बैठक में चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज एंड बॉयलर्स मुकेश जैन की ओर से प्रेजेंटेशन के माध्यम से राजस्थान रोडवेज की केंद्रीय कार्यशालाओं एवं डिपो कार्यशाला में कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा, वेलफेयर एवं हेल्थ प्रावधान के बारे में नियमों की जानकारी दी गई। जैन ने कहा कि फैक्ट्री एक्ट के नियमों की सख्ती से पालना की जानी चाहिए। उन्होंने रोडवेज सुरक्षा मैनुअल बनाने तथा अगले 1 माह में सभी वर्कशॉप में मॉक ड्रिल कर सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच भी करने के निर्देश दिए। राजधानी जयपुर में जलूपुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए क्रिकेट मैच पर लाखों रुपया का सट्टा पकड़ा है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान मौके से 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया है और 1 दर्जन मोबाइल, लैपटॉप, लेड समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए हैं। दरअसल पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि लोहा मंडी के पास सिद्धार्थ होटल में सट्टा खेला जा रहा है। इस पर थाना प्रभारी विक्रम सिंह चारण ने कार्रवाई करते हुए टीम के साथ होटल में छापा मारा। इस दौरान 3 सटोरिये सट्टा खेलते पाए गए। पुलिस ने सटोरियों के पास से लाखों रुपए के हिसाब किताब की डायरी भी बरामद की है। यह पूरी कार्रवाई डीसीपी नॉर्थ राजीव पचार के निर्देशन में हुई। जयपुर के जगतपुरा और आसपास की कॉलोनियों में चोरों ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। खासतौर पर उन लोगों का जिनके वाहन रात के समय उनके अपार्टमेंट या घर के बाहर खुले में खड़े रहते हैं। क्षेत्र में 5 दिन में ही चोरी के 2 मामले सामने आए हैं, वो भी एक ही अपार्टमेंट से। बुधवार को तड़के चोर नई कार के 3 टायर चोरी कर ले गए। गनीमत रही कि चौथा टायर खोलते समय जाग हो गई और टायर बच गया। घटना खोह नागोरियान थाना इलाके की है, जहां तड़के करीब 5 बजे एक लग्जरी कार से आए 5 बदमाशों ने रत्नागिरी अपार्टमेंट जगतपुरा इंदिरा गांधी नगर में रहने वाले पवन कुमार मीना की नई कार के 3 टायर चोरी कर ले गए। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित ने गणेश चतुर्थी पर ही नई कार खरीदी थी और जल्द ही रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने वाले थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। प्रदेश में कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के साथ ही अन्य सभी प्रावधानों के तहत राजस्थान पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। महानिदेशक पुलिस भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मास्क लगाना, निर्धारित भौतिक दूरी रखना एवं हाथों की सफाई सहित अन्य सतर्कता बरतना आवश्यक है। राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 5,55,000 से अधिक व्यक्तियों का चालान कर 8 करोड़ 31 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूल किया जा चुका है। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 2,21,833, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 12,062, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 2,90,229 व्यक्तियों के चालान किए गए हैं। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वाले, शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों एवं सार्वजनिक स्थलों पर गुटखा तंबाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। राजस्थान प्रदेश के सबसे बड़े राजस्थान विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2020-21 की आवेदन प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है और अब प्रवेश के लिए मेरिट की सूचियां जारी की जाएगी। इसको लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय और संगठन कॉलेजों में तैयारियां चल रही है। आरयू के संगठक महाराजा कॉलेज में इस बार कुल 10,500 से ज्यादा विद्यार्थियों ने बीसीए, मैथ्स और बायो कोर्स में आवेदन किया है। कॉलेज के उप प्राचार्य डॉक्टर राम अवतार शर्मा और डॉक्टर ऋषिकेश मीना ने बताया कि कॉलेज के बीसीए कोर्स में 739, ऑनर्स कोर्स में 2,427, मैथ्स में 5,228, बायो में 2,361 सहित कुल 10,755 विद्यार्थियों ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है। उन्होंने बताया कि ऑनर्स कोर्स में बॉटनी के लिए 190, केमिस्ट्री के लिए 301, जूलॉजी के लिए 331, मैथ्स के लिए 991 और फिजिक्स के लिए 614 आवेदन प्राप्त हुए हैं। देश की परमाणु सहेली डॉक्टर नीलम गोयल गांव के जल क्षेत्रों, चरागाह विकास, बायो कुकिंग और कॉम्बो प्लांट्स जैसी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए एक महाअभियान जल जन जागरूकता के माध्यम से चला रही है, जिससे पानी की आवक होने पर गांवों का बुनियादी ढांचा सुधरेगा और वहां पर रोजगार विकसित होंगे।
लोगों की जरूरतों को पूरा करने की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। जयपुर प्रेस क्लब में मीडिया से मुखातिब होते हुए गोयल ने बताया कि इसके लिए पास कुशल रणनीति के साथ सक्षम टीम मौजूद है। पॉलिसी मेकर्स, इम्प्लीमेंटर्स व जनता को एक होना होगा। प्रदेश की 11,000 ग्राम पंचायतों में यह व्यवस्था करने के लिए 11,000 करोड़ का खर्चा आएगा। यह संभव होगा अगर तीनों एजेंसियां मिलकर काम करेंगे, साथ ही लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हमारी टीम करेगी, इससे काम आसान बनेगा। सचिवालय में कार्मिक विभाग प्रमुख सचिव रोली सिंह ने पौधारोपण किया। रोली सिंह के साथ ही RAS असलम शेर खान और जयनारायण मीना ने भी पौधारोपण किया। पौधारोपण के बाद रोली सिंह ने सचिवालय रजिस्ट्रार को निर्देश दिए कि सचिवालय बाउंड्री के पास खाली स्पेस है, वहां पौधे लगाए जाए। सचिवालय रजिस्ट्रार प्रेम नारायण सेन ने बेसमेंट पार्किंग में पानी रिसाव की समस्या से भी अवगत कराया। उन्होंने बताया कि हाल ही में बारिश का पानी ऊपर लोन में भरने से पानी रिसाव होने लगा था, जिस पर रोली सिंह ने कहा कि अभी इसके लिए बजट नहीं है, लेकिन इसके लिए बात की जाएगी। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के अधीन आने वाले किले, महल और संग्रहालय बुधवार से सुबह 9 से शाम 5 बजे तक पर्यटकों के अवलोकनार्थ खुले रहेंगे। इस दौरान कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य सावधानियां पूर्व की तरह बरती जाएगी। गौरतलब है कि लॉकडाउन में छूट के बाद पुरातत्व विभाग के अधीन आने वाले पर्यटन स्थलों को सुबह 9 से 1 बजे तक खोला जाता था, वहीं 1 से दोपहर 3 बजे तक बंद रखा जाता था। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा राधा जी का जन्मोत्सव राधा अष्टमी श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस मौके पर मंदिर महंत अंजन कुमार गोस्वामी ने पंचामृत, पंचगव्य और सर्व औषधि से राधा रानी का मंत्रोच्चार के साथ अभिषेक किया। उसके पश्चात विशेष श्रृंगार कर चरण दर्शन कराए गए। जन्मोत्सव पर एक कलाकार ने बधाई गान भी प्रस्तुत किए। इसकी तरह रामगंज बाजार स्थित लाडली जी मंदिर और चांदनी चौक स्थित आनंद कृष्ण बिहारी मंदिर में भी राधा अष्टमी पर वृषभान नंदनी का अभिषेक किया गया। राधाष्टमी पर सांगानेर कस्बे में शोभा यात्रा सहित कई सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस बार यह उल्लास घरों और मंदिरों तक ही सिमटा रहा। फुलेरा कस्बे की विप्रवाटिका में बुधवार को दाधीच समाज की ओर से दधीची जयंती मनाई गई। कार्यक्रम के प्रारंभ में पंडित राम अवतार दाधीच व राम अवतार तिवारी के द्वारा महर्षि दधीची व दधिमती माता का पूजन पूर्ण मंत्रोच्चार के साथ करवाया गया और महर्षि दधीची महाराज की आरती की गई। इसके बाद प्रसाद वितरण कार्यक्रम हुआ। दाधीच समाज के अध्यक्ष ने समाज के लोगों को दधीची जयंती की शुभकामनाएं देते हुए महर्षि दधीची की जीवनी पर प्रकाश डाला व नगर में दाधीच समाज के द्वारा सामुदायिक भवन बनाने को लेकर चर्चा की। इस मौके पर दाधीच समाज के कई लोग मौजूद रहे। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।